World is going through a difficult time, and preparedness is the key to planning ahead of disasters. Climate change, flash floods, droughts, and epidemics are huge challenges that we can only fight with if we plan in advance. क्या आपको पता है 2025 जेनेवा के अंदर जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर के ग्लोबल लेवल पर मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर भारत ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैकेनिज्म के ऊपर एक सवाल उठाया। भारत ने बताया कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अब्सेंस देखने को मिलता है जब हम बात करते हैं DRR की। DRR मतलब कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की। इंडिया ने यह भी कहा कि हमें ज़रूरत है कि हम एक ग्लोबल फैसिलिटी क्रिएट करें जिसको UN सिस्टम के द्वारा बैक किया जाए। ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जो प्रोवाइड करे कैटलिस्टिक फंडिंग को, टेक्निकल असिस्टेंस को और एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी बना करके दे जहां पर नॉलेज को एक्सचेंज किया जा सके। ये टॉपिक हमारे CAPF एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से आप अपने CAPF के अंदर एक ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले इस टॉपिक को पढ़ना समझना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम इंडिया की बात करते हैं। तो सभी को पता होगा कि फॉर द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, जहां पर इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ डिजास्टर कैन बी पर्टिकुलरली डिवास्टेटिंग। ये अफेक्ट करता है ग्रोथ को, पॉवर्टी को और इसके साथ साथ सोशल डेवलपमेंट को। हमें सभी को पता है कि जो डेवलपिंग कंट्री होती है उनके पास बजट बहुत कम होता है, और उस बजट में भी अगर आपको पैसे डिजास्टर्स के ऊपर खत्म करने पड़े, देन इट लीड टू योर पॉवर्टी एंड सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट कम होगा, पॉवर्टी बढ़ेगी और ग्रोथ भी कहीं ना कहीं इसके वजह से अफेक्ट होगा। अब जो यहाँ पर बात हो रही है डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग की, तो ये जो डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग है, ध्यान रखेंगे ये बेसिकली एक इमर्जिंग अप्रोच है जो कि इन्वॉल्व करती है कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डिजास्टर आने से पहले आप प्लानिंग कर सकते हो, आप फंडिंग कर सकते हो, आप मैनेज कर सकते हो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को टू प्रिपेयर फॉर द रिस्पॉन्ड टू एंड रिकवर फ्रॉम द डिजास्टर। अगर कोई डिजास्टर आता है तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें, आप उसके लिए रिस्पॉन्ड अच्छे से कर पाएं, रिकवर अच्छे से कर पाएं उस डिजास्टर के लिए। तो इसकी प्लानिंग करना, इसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज इकट्ठे करना हम क्या बोलते हैं, डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग बोलते हैं। अब जो इसका एम होता है, इस फाइनेंसिंग का जो एम होता है वो ये होता है कि हम क्या करें, इंश्योर करें टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बर्डन जो है गवर्नमेंट के ऊपर वो रेड्यूस हो जाए। यानी कि आपको ये पता लगेगा कि जो ये फाइनेंसिंग होती है इसका एम ये होता है कि हम फंड को टाइमली अवेलेबल करा दें, जिसके वजह से जो डिजास्टर का इम्पैक्ट है वो कम हो जाए और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बर्डन जो गवर्नमेंट पर हो सकता है उसको भी हम क्या कर दें, रिड्यूस कर दें। तो कुछ इस तरीके का इसका एम होता है जिसको हम बोलते हैं डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग। अब इसके बाद देखो, इंडिया के अंदर इस फाइनेंसिंग के अंदर अभी तक क्या बोल सकते हो कि प्रोग्रेस रहा है, उस चीज़ को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इंडिया की बात करेंगे और इंडिया में देखेंगे कि डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग में क्या बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं। तो आपको पता लगेगा कि इनिशियल एलोकेशन में काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिला है। अगर आप देखोगे तो जो पहले यानी कि जो हमारे पुराने फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगता है कि हमें जो इंडियन रुपीज़ हैं उनमें 60 मिलियन रुपीज़ क्या किए जाते थे, प्रोवाइड किए जाते थे फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो कि अगर आप ग्लोबल लेवल पर देखो तो $0.7 मिलियन के बराबर होता है। लेकिन अगर आप करंट एलोकेशन की बात करोगे ना, तो करंट एलोकेशन ये कहता है, जिसमें कि 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को हम लिख सकते हैं, जहां पर हमें पता लगता है कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के एलोकेशन को बढ़ाया गया है और अब ये लगभग 2.32 ट्रिलियन इंडियन रुपीस हो गई है। अगर हम इसको US डॉलर के अंदर देखें तो 28 बिलियन US डॉलर अब हम खर्च करते हैं इस तरीके के किसी भी डिजास्टर रिडक्शन को रोकने के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या पता लग रहा है कि जो हमारे इनिशियल एलोकेशन था उसमें हमें यह पता लगा कि जो इंडियन रुपीस थे उसमें हम 60 मिलियन इंडियन रुपी खर्च कर रहे थे, जो कि US डॉलर के अंदर $0.7 मिलियन के बराबर होता है। लेकिन करंट एलोकेशन में यह पता लगता है, जो कि फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, 15वीं फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, जो कहती है कि अब जो इंडिया है वो लगभग 2.32 ट्रिलियन इंडियन रुपीस यानी कि आप देखो तो 28 बिलियन रुपीस खर्च करता है ताकि वो डिजास्टर को रोक सके पहले ही। अब यहाँ पर नेट आप देखोगे तो DRR फाइनेंस मैकेनिज्म के बारे में क्या पता लगता है, इसके बारे में आपको ये पता लगता है कि इंडिया जो है ना वो एक स्ट्रक्चर, रूल बेस्ड फाइनेंसिंग सिस्टम
एलोकेशंस क्या करती है, पूरे के पूरे इंडिया के अंदर नेशनल गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च करके आती है, जहां पर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या किए जाते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 के अकॉर्डिंग जो हमारे बजट है उनको एलोकेट किया जाता है। यानी कि अगर आप देखोगे तो ये जो इनिशियल एलोकेशन था या करंट एलोकेशन था, इस एलोकेशन को एक स्ट्रक्चर, एक रूल बेस्ड फाइनेंसिंग के साथ जोड़ करके, मिला करके क्या किया जाता है, पूरे स्टेट लेवल तक, नेशनल लेवल तक और इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इसको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 के अकॉर्डिंग पहुंचाया जाता है। ठीक है, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, आपको पता लगेगा, वो हमारा होता है इम्पैक्ट। देखो इसका इम्पैक्ट क्या रहा, जाहिर सी बात है अगर इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं तो इससे जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा और उसी बेनिफिट को हम यहाँ पर इम्पैक्ट में लिख सकते हैं। तो इम्पैक्ट में हमें यह पता लगेगा कि दिस अप्रोच हैज शिफ्टेड डिजास्टर फाइनेंसिंग फ्रॉम एडहोक एंड रिएक्टिव मेजर्स टू प्रिडिक्टेबल। कहने का मतलब क्या है कि ये जो अप्रोच है जो इंडिया ने शिफ्ट करा है, जहां पर डिजास्टर फाइनेंसिंग करी जा रही है, ये एडहोक हो गया है और रिएक्टिव मेजर के बजाय अब ये हम प्रिडिक्टिव मेजर पर आ गए हैं। मतलब पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ डिजास्टर आता था तब हम रिएक्ट करते थे, लेकिन अब डिजास्टर आने से पहले हमें पता होता है कि डिजास्टर आने वाला है, तो हम वेल प्लानिंग के साथ अच्छे तरीके से क्या कर पा रहे हैं, टाइमली अपने सेफ्टी को और जो हमारी सिक्योरिटी है उसको इंश्योर कर पा रहे हैं, जिससे कि डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस किया जा रहा है और इसे हम कर भी रहे हैं इफेक्टिवली। तो इंडिया का प्रोग्रेस हमने देखा, जहां पर हमने सबसे पहले बात करी इनिशियल एलोकेशन की जो कि 60 मिलियन रुपीस थी, लेकिन अभी फाइनेंस कमीशन की जो 15 वाली रिपोर्ट थी उसमें बोला गया कि हमने बढ़ा दिया है और इसको कितना कर दिया है, 28 बिलियन यूएस डॉलर। फिर हमारा आता है कि जो ये फाइनेंस मैकेनिज्म है ना, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर रूल बेस्ड फाइनेंसिंग सिस्टम को हमने अलाउ किया, जो क्या करता है, जो भी हमारे फाइनेंसेस होते हैं उनको एलोकेट करता है नेशनल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट तक और स्टेट गवर्नमेंट से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग बोली गई बात है। फिर इसके बाद इम्पैक्ट में हमने देखा कि पहले जो इंडिया था, जो पहले रिएक्टिव मेजर्स लेता था, अब वो प्रिडिक्टिव मेजर्स लेता है। वो पहले से ही पता कर लेता है कि कहां पर क्या चीज होने वाली है, तो उसके बिहाफ पर उस तरीके की वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करके सेफ्टी सिक्योरिटी एक अच्छे तरीके से वेल प्लान तरीके से इंश्योर करी जाती है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड, जहां पर हम क्या लिखेंगे, कंसेप्ट एंड इंपोर्टेंस ऑफ डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग। देखो डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग का कंसेप्ट क्या है, इसकी इंपोर्टेंस क्या है, उसको हम समझते हैं। देखो डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग रेफर क्या करता है, ये रेफर करता है सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रेटजीज एंड मैकेनिज्म जो कि यूज करे जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, बिजनेसेस एंड द कम्युनिटीज टू फाउंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। मतलब ये है कि जो हमारा डिजास्टर रिस्क फाइनेंस है ना, ये रेफर करता है उस इंस्टीट्यूशन को, उस इंस्ट्रूमेंट को, उस स्ट्रेटजी को, उस मैकेनिज्म को जो कि यूज किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, बिजनेसेस के द्वारा या फिर किसी कम्युनिटी के द्वारा, ताकि वो डिजास्टर जब आए तो उसके लिए पहले से क्या रहें, प्रिपेयर रहें, उसके अंदर वे अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाए और अपने आप को रिकवर भी कर पाए। इट इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, यानी कि ये एक बहुत बड़े डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का क्या है, बहुत बड़ा पार्ट है। विच ऑल्सो इंक्लूड रिस्क असेसमेंट, जहां पर हम रिस्क को क्या करते हैं, असेस करते हैं, रिस्क को मिटिगेट करते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम को हम और भी ज्यादा मजबूत कहते हैं। ये जो हमारा डीआरएफ है, डीआरएफ यानी कि डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डिजास्टर जो है ना वो हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और इसके वजह से बहुत ही ज्यादा आप बोलोगे कि ये कॉज करते हैं सडन एंड मैसिव फाइनेंशियल लॉसेस। अब यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं रखोगे तो गवर्नमेंट्स क्या कर सकती है, फोर्स कर सकती है रीएलोकेट फंड्स फ्रॉम द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके वजह से इनकी बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बात सही है ना। अगर मान लो गवर्नमेंट क्या नहीं करती कि पहले से ही इस पे फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करती, गवर्नमेंट ये प्लान नहीं करती कि अगर डिजास्टर आएगा तो कैसे हम निपटेंगे, कैसे अपने बिल्डिंग्स को बचाएंगे, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा कि जब डिजास्टर आएगा तो इसके वजह से हमें नुकसान होगा और गवर्नमेंट को वापस से रिलोकेट करना पड़ेगा फंड को, ताकि वो अपने डेवलपमेंट को बढ़ाए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इन्हेंस करे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को पैसा लेना पड़ेगा और हमारे ऊपर बोरोइंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी और हम रिलाय हो जाएंगे इंटरनेशनल एड पर, विच कैन डिले द रिकवरी एंड इंक्रीज
इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, जो सभी को पता है कि अगर हम ये फाइनेंसिंग नहीं करेंगे तो इसके वजह से क्या होगा कि हमारे बिल्डिंग टूटेगी, हमारे रोड टूटेंगे, वापस से रोड और बिल्डिंग बनवाने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें पैसा लगेगा और पैसा हम वापस से इंटरनेशनल मार्केट से उठाएंगे, जिसकी वजह से हमारे ऊपर बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी सामने आएगी। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है अभी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ना इस डीआरएफ का, यानी कि डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग का, वो होता है कि वो इंश्योर करे फाइनेंशियल रेजिलियंस को, इनेबल करे क्विक रिस्टोरेशन को और सर्विसेज को एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू अफेक्ट द पॉपुलेशन। मतलब ये है कि जो हमारी ये फाइनेंसिंग है ना, डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग है, इसका काम ये होता है कि जो आपके फाइनेंशियल रेजिलियंस है उसको ये बरकरार रखे, बना के रखे। कोई भी अगर चीज़ होती है तो उसको रिस्टोर करा जा सके जल्दी से जल्दी, चाहे सर्विस ही क्यों ना हो और रिकंस्ट्रक्शन ही क्यों ना हो। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा है तो उसका रिकंस्ट्रक्शन जल्दी से किया जा सके, कोई सर्विस जो है जो कि डिसरप्ट हुई है उसको रिस्टोर किया जा सके, और जो लोग इस डिजास्टर की वजह से अफेक्टेड रहे हैं उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करी जा सके। तो ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है इस डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग का। इसके बाद आप देखोगे तो बाय इंटीग्रेटिंग, यानी कि अगर हम इंटीग्रेट करते हैं इस डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग को इनटू नेशनल एंड लोकल प्लानिंग, कंट्रीज कैन बेटर मैनेज डिजास्टर रिलेटेड फिजिकल रिस्क, प्रोटेक्ट कर सकती है वल्नरेबल पॉपुलेशन को एंड मेंटेन कर सकती है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। यानी कि गवर्नमेंट अगर यहाँ पर हम देखें तो वो क्या कर सकती है, अगर एक अच्छा बोल सकते हो कि इंटीग्रेट करती है डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग के साथ, तो इससे क्या हो सकता है कि जो नेशनल और लोकल प्लानिंग है ये और अच्छी हो सकती है। इसको हम बना सकते हैं डिजास्टर प्रूफ, मतलब कि यहाँ पर कोई डिजास्टर आएगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, फिजिकल रिस्क नहीं होगा, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने पॉपुलेशन को कि उनको कोई ज़्यादा नुकसान ना हो, और अपने हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करके रख सकते हैं। तो ये था हमारा कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग। नाउ वी विल मूव ऑन टू द टाइप ऑफ डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। अब देखो कितने तरीके के डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जब हम टाइप ऑफ डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो हमें पता लगेगा कि डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू प्री डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर। मतलब कि इसको दो भाषाओं में बांट के हम पढ़ सकते हैं। पहले को हम बोल सकते हैं प्री डिजास्टर और दूसरे को हम क्या बोल सकते हैं, पोस्ट डिजास्टर। सबसे पहले तो हम प्री डिजास्टर फाइनेंसिंग की बात करते हैं। देखो प्री डिजास्टर फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि डिजास्टर आने से पहले हम क्या चीजें करके उस डिजास्टर के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, दैट इज कंसीडर्ड इन प्री डिजास्टर फाइनेंसिंग। यहाँ पर आपको पता लगेगा कि ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, इनका एम होता है कि ये फाइनेंशियल प्रिपेयर्डनेस क्या करें, प्रोवाइड करें बिफोर अ डिजास्टर अक्योर्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि कंटेंजेंसी फंड। कंटेंजेंसी फंड क्या करता है, इसके अंदर गवर्नमेंट जो है ना वो एलोकेट करती है अ पोर्शन ऑफ देयर बजट, मतलब अपने बजट का कुछ पोर्शन गवर्नमेंट क्या करती है, एलोकेट करती है टू द इमरजेंसी फंड एज दैट कैन बी यूज फॉर द डिजास्टर रिस्पॉन्स। कि अगर मान लो डिजास्टर आता है तो उस डिजास्टर के लिए गवर्नमेंट के बिना, मतलब बिना गवर्नमेंट के पार्लियामेंट्री अप्रूवल के आप उस पैसे को क्या करोगे, डायरेक्टली यूज कर पाओगे। तो दैट इज द प्री डिजास्टर फाइनेंसिंग, जो कि कंटेंजेंसी फंड इस चीज का बेस्ट एग्जांपल निकल के आता है। फिर इसके बाद से हमारे पास आता है इंश्योर एंड रिस्क ट्रांसफर। देखो इंश्योरेंस एंड रिस्क ट्रांसफर में क्या है कि जैसे मान लो आपकी बाइक है, ठीक है, तो उसका इंश्योरेंस कराते हो। क्यों? क्योंकि कल को अगर बाइक के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, जो कि एक डिजास्टर ही है, तो आपके पास पहले से ही प्रिकॉशन है कि आपको उस दुर्घटना के एवज में आपके बाइक को कोई नुकसान हुआ है तो वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उस चीज़ को सही करा के देगी। तो इंश्योरेंस एंड रिस्क ट्रांसफर जो है वो भी प्री डिजास्टर फाइनेंसिंग का ही एक बेटर एग्जांपल है। यहाँ पर आप देखोगे कि कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड हो गया, पैरामेट्रिक इंश्योरेंस हो गया एंड री इंश्योरेंस मैकेनिज्म जो है ये ट्रांसफर करते हैं फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द डिजास्टर्स टू प्राइवेट इंश्योरेंस और इंटरनेशनल मार्केट्स। इसके बाद हमारे आते हैं रिजर्व फंड। रिजर्व फंड क्या होता है कि ये बेसिकली वे फंड होते हैं जो बिल्कुल साइड में निकाल के रख दिए जाते हैं। जैसे क्या होता है, जब आप घर पे बजट बनाते हो तो आप कुछ पैसा साइड में निकाल के रख देते हो इमरजेंसी के लिए। तो उसी तरीके से जब गवर्नमेंट कोई काम करती है तो कुछ पैसे वो साइड में रख देती है, जिसको रिजर्व फंड कहते हैं। ये रिजर्व फंड डेडिकेटेड फंड होते हैं ताकि ये क्या करें, कभी भी डिजास्टर अगर पड़ती है तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, डिजास्टर को रिकवर करने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो रिजर्व फंड क्या है, इंश्योरेंस क्या है और कंटिजेंसी फंड क्या
है, ये हमारे प्री डिजास्टर फाइनेंसिंग के बेस्ट एग्जांपल है जो कि आपको समझ में आए होंगे। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकंड, दैट इज द पोस्ट डिजास्टर फाइनेंसिंग। पोस्ट डिजास्टर का मतलब क्या हुआ कि अब डिजास्टर आ चुकी है, उसके बाद हम कैसे फाइनेंसिंग कर सकते हैं, कैसे उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। तो दिस मैकेनिज्म प्रोवाइड फंडिंग आफ्टर अ डिजास्टर। वो क्या था? बिफोर अ डिजास्टर, ये है आफ्टर अ डिजास्टर हैज अक्यूर्ड टू फैसिलिटेट इमीडिएट रिलीफ एंड रिकंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल इमरजेंसी लोन। इमरजेंसी लोन क्या करता है कि मान लो अगर आपको किसी भी तरीके का, अगर डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, उसके पास अगर आप जाओगे बोरोविंग के लिए और आपको कोई अर्जेंट एक्सपेंडिचर की नीड पड़ेगी, तो उस टाइम पर जो आपको लोन मिलता है दैट इज कंसीडर इज अ इमरजेंसी लोन। तो इमरजेंसी लोन हमारा क्या है? पोस्ट डिजास्टर फाइनेंसिंग है, जहां पर अगर मान लो कोई पर्सन किसी डिजास्टर से अफेक्ट हो गया है तो उसको रिकवर करने के लिए सरकारें क्या करती हैं? इमरजेंसी लोन प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, किसी डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप बोरोविंग करते हो ताकि आप अपने आप को जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाओ। फिर इसके बाद से आता है एक्सटर्नल एड एंड ग्रांट। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है कि कहीं पर बाढ़ आता है, भूकंप आता है, तो गवर्नमेंट वहां पर कुछ ग्रांट्स देती है, कुछ वहां पर लोगों को सहायता दी जाती है, सहायता राशि दी जाती है, पैसे दी जाते हैं। तो दैट इज कंसीडर्ड इन अ पोस्ट डिजास्टर फाइनेंसिंग। आपको पता लगेगा कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो असिस्टेंस आता है फ्रॉम द बायलैटरल और मल्टीलैटरल एजेंसी, हो सकता है कि कई 2 एजेंसी मिलकर के कोई काम कर रही हैं या फिर 3 एजेंसी भी क्या कर रही हैं, मिल करके कोई काम कर रही है, कोई हेल्प कर रही है। तो इस तरीके की जो हेल्प करे जाते हैं, जो रिकवरी करी जाती है, जिससे कि डिजास्टर रिस्पॉन्स को हम रिड्यूस कर पाए और साथ में हम अपने लोगों को रिकवर कर पाए, तो दैट इज कंसीडर्ड एज अ एक्सटर्नल एड एंड ग्रांट, और ये पोस्ट डिजास्टर फाइनेंसिंग में आती है। फिर इसके बाद से हमारे पास आता है बजट रिलोकेशन। बजट रिलोकेशन में क्या होता है कि आप देखोगे कि शिफ्टिंग फंड फ्रॉम द नॉन इसेंशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू डिजास्टर मैनेजमेंट नीड। अब मान लो सरकार के पास पैसे हैं और पैसे को वो ऐसे जगह पे लगा रही है जो कि कोई बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, मतलब कि नॉन इसेंशियल कोई डेवलपमेंट है। जैसे कि मान लो एक जगह क्या है, यहाँ पर हो सकता है कि मेरे व्यू थोड़े से गलत हो जाए, लेकिन फिर भी समझ के देखना। एक पर्सन है जो कि समुद्र के किनारे रहता है, ठीक है, उसकी बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी वाली घर है, ठीक है ना, कच्चे मकान है, और दूसरा कोई पर्सन जो कि शहरों में बहुत ही अच्छे मकान में, पक्के मकान में रह रहा है। शहर वाले को क्या नीड है कि यहाँ पर एक पार्क बन जाए ताकि उसके बच्चे उस पार्क में जाके दिन रात खेलते रहें, लेकिन सरकार को पार्क भी बनवाना है और इन लोगों को जो समुद्र के किनारे रहते हैं, जिनके झुग्गी झोपड़ी के घर हैं, इनको पक्का घर भी देना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है सरकार के लिए, इसेंशियल क्या है, क्या पार्क बनवाना या इन लोगों के लिए घर बनवाना? तो वो होगा घर बनवाना। तो इस तरीके के जो नॉन इसेंशियल डेवलपमेंट होते हैं ना, कई बार सरकार उनको रोक करके उनकी भी बजट का पैसा क्या करती है, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर डाल देती है। तो इस तरीके की चीजों को भी पोस्ट फाइनेंसिंग के हम पोस्ट डिजास्टर फाइनेंसिंग के अंदर पढ़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको अभी समझ में आया होगा कि जो 2 तरीके की हमारे फाइनेंसिंग होती है, एक हमारी होती है प्री डिजास्टर फाइनेंसिंग और एक होती है पोस्ट। तो ये आपको दोनों समझ में आया होगा विद एग्जांपल। नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड विद द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग। यानी कि जो हमारे इफेक्टिव डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग है ना, इसका प्रिंसिपल क्या है। इसमें हमें पता लगेगा कि एक इफिशिएंट डीआरएफ सिस्टम जो है ना, वो बहुत सारे प्रिंसिपल के ऊपर बना होता है, जिसमें सबसे पहला आता है रिस्क असेसमेंट एंड क्वांटिफिकेशन। यानी कि अगर आप डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कितना रिस्क है, तभी तो आप पैसा वहाँ पे उतना खर्च कर पाओगे। कहाँ पे बजट ज़्यादा खर्च करना है, कहाँ पे कम, ये तभी हो सकता है जब आपको रिस्क असेसमेंट के बारे में पता हो। तो यहाँ पर हमें क्या पता लगेगा कि ये जो हमारी रिस्क असेसमेंट एंड क्वांटिफिकेशन है ना, ये अंडरस्टैंड करती है प्रोबेबिलिटी, इंटेंसिटी एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल डिजास्टर इन अ क्रिटिकल फॉर डिजाइनिंग अप्रोप्रिएट फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज। और इसके वजह से इस प्रोबेबिलिटी, इंटेंसिटी और इकोनॉमिक इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पर उतने पैसे खर्च करे जाते हैं। तो इफेक्टिव डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग का प्रिंसिपल जो है, उसमें सबसे पहला आता है कि हम सबसे पहले रिस्क को असेस करते हैं और क्वांटिफिकेशन करते हैं। दूसरा आता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि ये जो हमारा डीआरएफ है ना, डीआरएफ मतलब डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग, ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इसको बैलेंस रखना चाहिए किसमें, अफोर्डेबिलिटी विद द कवरेज ऑफ रिस्क। मतलब कि जो रिस्क की कवरेज और अफोर्डेबिलिटी है, वो दोनों सेम चीजों को मैच करते हुए हमें इसे लागू करना चाहिए, जो कि इंश्योर करे फंड को इफेक्टिवली यूटिलाइज। मतलब कि जो भी यहाँ पर फंड दिए जा रहे हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, ताकि उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। फिर हमारा आता है स्पीड एंड
प्रिडिक्टेबिलिटी। अब देखो स्पीड एंड प्रिडिक्टेबिलिटी में आपको पता लगेगा कि जो हमारे फाइनेंशियल मैकेनिज्म है ना, इनको अलाउ करना चाहिए रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, मतलब फंड काफी जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए टू रिड्यूस द लैग बिटवीन डिजास्टर अक्यूरेंस एंड रिस्पॉन्स। मतलब कि जैसे ही डिजास्टर आया तो आपको फंड जल्दी से जल्दी देना है ताकि वहां पर रिकवरी जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो सके। तो दैट इज अनदर प्रिंसिपल जिसके ऊपर हमारा इफेक्टिव डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग बेस्ट है। फिर हमारा आता है इंटीग्रेशन विद द डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि हम इंटीग्रेट कर सकते हैं डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, जहां पर हमें क्या पता लगेगा कि जो फाइनेंसिंग है ना वो कंप्लीमेंट होनी चाहिए मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलिएंट बिल्डिंग मेजर्स का, जहां पर आपको डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के साथ मिलकर के आप इस डिजास्टर को न्यूट्रलाइज कर सको, मिटिगेट कर सको। फिर इसके बाद से हमारे पास आता है इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। यहाँ पर हमें क्या पता लगता है कि जो भी हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन है ना, पहले हम उनको प्रायोरिटाइज करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग उनके लिए करेंगे ताकि जो हमारा डिजास्टर है ना उनको कम से कम क्या करे, नुकसान पहुंचाए और उनके नुकसानों को हम कम करेंगे। तो यानी कि जब आप बात करते हो कि डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग का इफेक्टिव प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल कौन से हैं, कौन से वो उद्देश्य हैं जिनके ऊपर इनको बेस्ट किया गया है, तो आपको पता लगता है कि सबसे पहले तो रिस्क असेसमेंट, मतलब अगर आपको एक अच्छा डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग करनी है तो आपको रिस्क को असेस करना पड़ेगा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस आपको देखनी पड़ेगी, स्पीड और प्रेडिक्टेबिलिटी पे काम करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन और इक्विटी पे काम करना पड़ेगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा होता है डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग इन इंडिया। भारत में डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग क्या है, इस चीज को जरा समझते हैं। देखो इंडिया इज हाईली वल्नरेबल। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया काफी ज्यादा वल्नरेबल है। किसके लिए? नेचुरल डिजास्टर के लिए, जिसमें कि फ्लड आते हैं, साइक्लोन आते हैं और अर्थक्वेक आती है, ड्रॉट भी आता है और लैंडस्लाइड भी आता है। अब ये जो हमारा इकोनॉमिक लॉस होता है ना, द इकोनॉमिक लॉस फ्रॉम दिस डिजास्टर इन इंडिया आर सब्सटेंशियल इंपैक्टिंग एग्रीकल्चर। मतलब इसके वजह से ये जो डिजास्टर आते हैं इनके वजह से इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक लॉस होता है, इनके अंदर आप देखोगे तो हमारा एग्रीकल्चर इंपैक्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंपैक्ट होता है और लोगों का जो जीवन है वो भी इंपैक्ट होता है। इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए जो ये डीआरएफ है, यानी कि डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग है, वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आपको पता लगेगा कि हमारे इंडिया के अंदर ये जो डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग है, इसकी मदद से हमने एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड जो है वो बनाया है। आपको पता लगेगा ये स्टैब्लिश किया गया था अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और ये जो एनडीआरएफ है ये प्रोवाइड करती है इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टेट फॉर द डिजास्टर रिस्पांस, यानी कि स्टेट्स को डिजास्टर के अंदर रिस्पॉन्ड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एनडीआरएफ को बनाया है, जो कि इस तरीके के डिजास्टर्स में इमीडिएटली हेल्प करती है। सेम इसी तरीके का हमारे पास है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। इसमें क्या होता है कि ईच स्टेट मैकेनिज्म, मतलब हर एक स्टेट का अपना भी, देखो ये तो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन हर स्टेट ने अपने लिए एक स्टेट डिजास्टर फंड भी बना रखा है, जहां पर वो अपने स्टेट को अपने फंड से मैनेज करने के लिए, ताकि अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम आती है, लोकलाइज डिजास्टर आता है, तो उससे निपटने के लिए इस तरीके की चीजें उस स्टेट गवर्नमेंट ने भी बना रखी है। फिर हमारा क्या आता है वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। अगर देखोगे तो यहाँ पर कुछ प्रोग्राम जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये प्रोवाइड क्या करती है कि आप अपने क्रॉप का, जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो अपनी खेती बाड़ी का जो उन्होंने खेतों में उगा रखा है उसका भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। मान लो अगर कभी किसी भी क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ भी होता है और आपकी फसल खराब होती है, तो उस टाइम पर गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको उसका हर्जाना भरेगी, जिससे कि किसान को ज्यादा परेशानी ना हो। तो इस तरीके के सिस्टम भी यहाँ पर जो है वो इंडिया के अंदर डेवलप किया गया है। फिर आता है पैरामेट्रिक इंश्योरेंस एंड साइक्लोन एंड फ्लड्स। अब यहाँ पर ये जो पैरामेट्रिक इंश्योरेंस है साइक्लोन एंड फ्लड्स में, इसमें पता लगता है कि कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, उन्होंने अडॉप्ट किया है इनोवेटिव इंश्योरेंस, जिसके अंदर वो रिलीज करते हैं फंड को ऑटोमेटिकली उन लोगों के पास जो क्या होते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, बहुत ज्यादा विंड स्पीड होती है, तो उस पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो फंड है वो एलोकेट किए जाते हैं। फिर हमारी आती है कंटेंजेंसी बजट। कंटेंजेंसी बजट में आपको पता लगेगा कि जो मिनिस्ट्रीज है ना, वो मेंटेन करते हैं फंड को फॉर द रैपिड मोबिलाइजेशन ड्यूरिंग द इमरजेंसी, यानी कि कभी इमरजेंसी आ गई तो जो मोबिलाइजेशन है, जो वहां पर सहायता है, वो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। इस चीज को मेंटेन करने के लिए मिनिस्ट्रीज अपने में एक फंड को मेंटेन करके रखती हैं, जो कि इंश्योर करता है टाइमली रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को।
ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन टाइमली हो सके और टाइमली लोगों को रिलीफ दिया जा सके। तो ये था हमारे इंडिया के अंदर डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग, जो कि हमने देखा, जहां पर हमें पता लगा कि इंडिया ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड बना रखा है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड बना रखा है, और वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस, इसके अलावा पैरामेट्रिक इंश्योरेंस फॉर द साइक्लोन एंड फ्लड्स, एंड इसके अलावा कंटेंजेंसी फंड। ये सब हमारे इंडिया के अंदर क्लाइमेट डिजास्टर को क्या करने के लिए, डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस करने के लिए ये तरीके के फाइनेंसिंग हमारे इंडिया में करी जाती है। अब देखो चैलेंजेस क्या है हमारे इस डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग में। तो जब आप चैलेंजेस की बात करते हो तो आपको पता लगता है कि डिस्पाइट द प्रोग्रेस, यानी कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं जब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटिंग ऑफ डीआरएफ इन इंडिया। यहाँ पर लिमिटेड कवरेज एंड अवेयरनेस है, जो कि हमारा सबसे पहला क्या बनता है, चैलेंज बनता है, जो कि आप यहाँ पर देख पाओगे। तो ये जो हमारा है लिमिटेड कवरेज एंड अवेयरनेस, यानी कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, और अगर है भी तो इसका कवरेज बहुत कम है। तो मेनी सेक्टर स्पेशली स्मॉल फार्मर्स, अर्बन पुअर लैक एडेक्वेट इंश्योरेंस कवरेज, जिसके वजह से उनके पास अभी भी ये प्रॉब्लम जो कि त्यों ही है। फिर हमारे पास आता है बजटरी कंस्ट्रेंट। बजटरी कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो लिमिटेशन फेस करती है जब भी उनको फंड क्या करना होता है, डिजास्टर के लिए एलोकेट करना पड़ता है, क्योंकि पैसे कम है तो यहाँ पर फंड भी कम ही आते हैं। तो बजटरी कंस्ट्रेंट भी आ गया। फिर हमारे पास आ गई कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। देखो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट में क्या पता लगेगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं, जैसे कि हमारे कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड हो गया या फिर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस हो गया, इनके अंदर टेक्निकल एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है, रोबस्ट डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके वजह से जो हमारे टाइमली बोल सकते हो, इसके वजह से क्या होता है कि कई बार जो चीज़ें हैं ना वो उतनी इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती जितनी गवर्नमेंट ने सोची होती है। फिर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है टाइमली डिसरप्शन। ठीक है, एक मिनट रुकना। चलो अब हम टाइमली डिसरप्शमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो डिले होता है कई बार फंड के रिलीज के अंदर, जिसके वजह से डिजास्टर रिस्पांस के अंदर और रिकवरी के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। फिर हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन गैप, यानी कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जो हमारे और भी जगह हैं, जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन जो होता है ना बिटवीन द फाइनेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सेक्टोरल डिपार्टमेंट, वो काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हो कि लैक है, इस चीज़ का कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसके वजह से जो इफिशियंसी ऑफ डीआरएफ मैकेनिज्म है ना, इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारे कुछ चैलेंजेस हैं जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, किसके बारे में, डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है जिसके वजह से हम डिजास्टर रिस्क को क्या कर सकते हैं, डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग को और अच्छा कर सकते हैं। देखो इसके लिए क्या है, टू स्ट्रेंथन द डीआरएफ इन इंडिया सेवरल स्ट्रेटजीज कैन बी अडॉप्टेड। बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं जो कि अडॉप्ट करी जा सकती हैं, जिनमें सबसे पहला है कि स्ट्रेंथिंग द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, यानी कि जो हमारी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है ना, इसको हम और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करें। हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं एग्रीकल्चरल, प्रॉपर्टी एंड बिजनेस इंश्योरेंस को, जिसके अंदर कवर करें और हम रिड्यूस करें फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी को। फिर हमारे पास क्या आता है, फिर हमारे पास आता है डेवलपिंग इनोवेटिव फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पर क्या है कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं इस कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड को, रेजिलियंस बॉन्ड को एंड रिस्क पूलिंग मैकेनिज्म को, ताकि वो रिस्क को इफिशिएंटली क्या कर सके, ट्रांसफर भी कर सकें। फिर हमारे पास आता है कि कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, स्टेक होल्डर्स को इन डीआरएफ प्लानिंग, जिसके वजह से वो प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटेशन के थ्रू डिजास्टर रिस्क को कम कर सकें। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेकर के आ सकते हैं। इसके अंदर हम इनकरेज कर सकते हैं कोलैबोरेशन विद द बैंक, इंश्योरेंस एंड एनजीओ टू मोबिलाइज द एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जिसके वजह से इस फाइनेंशियल या फिर इस डिजास्टर को हम रिड्यूस कर पाए। फिर हमारे पास क्या आता है, इंटीग्रेशन विद द डेवलपमेंट प्लानिंग, यानी कि हम डेवलपमेंट प्लानिंग के साथ क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, जहां पर हमें पता लगता है कि जो डीआरएफ है ना, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, अर्बन प्लानिंग एंड सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम के अंदर इसको हम इनहेंस कर सकते हैं, इनेबल करके, ताकि यहाँ पर चीज़ें हमारी और भी बेटर तरीके से नजर आए। फिर हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा एंड रिस्क असेसमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि हम लेवरेज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट डाटा एंड एनालिटिक्स को,
ताकि एक्यूरेटली हम क्वांटिफाई कर पाएँ कि कितना रिस्क होने वाला है और हम उतने हिसाब से वहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज के साथ ऑप्टिमाइज करके उस प्रॉब्लम को रिड्यूस कर पाएँ। तो ये हमारे कुछ स्ट्रेटजी हैं जो कि हम डिजास्टर रिस्क को कम करने के लिए ला सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कंक्लूजन, एंड कंक्लूजन आप पढ़ लेना, ठीक है, काफ़ी बड़ा कंक्लूजन है बट इतना लिखना नहीं है, ये सिर्फ मेरे को एक्सप्लेन करना होता है। अदरवाइज ये 300 वर्ड में ना बहुत कम, बहुत 300 वर्ड पता है कितना आएगा एक पेज में। अगर मैं इस पेज को अरेंज करूँ ना और मान लो इसका फॉन्ट साइज अगर मैं 5 रखूँ तो आधे पेज में आ जाएगा, ठीक है ना, 300 वर्ड। तो 300 वर्ड बहुत कम होता है, लेकिन ये सब चीज़ें समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो कंक्लूजन में, तो डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग क्या है, क्रूशियल कंपोनेंट है इंडिया के डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के अंदर। अगर हम क्या करते हैं, टाइमली प्रोवाइड करते हैं और प्रिडिक्टेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, तो डीआरएफ रिड्यूस कर सकता है इकोनॉमिक, सोशल एंड फिजिकल इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, ठीक है। इंडिया जो है ना वो अपना सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस जो है वो शो करता है थ्रू दिस मैकेनिज्म लाइक एनडीआरएफ, क्रॉप इंश्योरेंस, इसके अलावा स्टेट लेवल कंटेंजेंसी फंड। लेकिन अभी भी बहुत सारी चैलेंजेस हैं, जैसे कि लिमिटेड कवरेज हो गया, टेक्निकल कैपेसिटी हो गई, कोऑर्डिनेशन गैप हो गया। अगर हम इनको स्ट्रेंथन करते हैं, लाइक इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को अडॉप्ट करते हैं, इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इम्प्रूव करते हैं, रिस्क असेसमेंट को और इंटीग्रेट करते हैं डीआरएफ को विद द डेवलपमेंट प्लानिंग, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल स्टेप है, जिसके वजह से हमारी जो रेजिलियंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप देखोगे तो इंडिया फेस कर रहा है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ डिजास्टर। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है। तो इसके लिए हमें डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग की काफ़ी ज़्यादा नीड पड़ रही है इस टाइम पर। तो अगर हम लोगों के जीवन को बचा के रखना चाहते हैं, उनके लाइफस्टाइल को, उनके जीवन को और अच्छा करना चाहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें तभी इंश्योर हो सकती हैं जब हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल बोलोगे डिजास्टर रिस्क फाइनेंस को लेकर के इंप्लीमेंट करके आएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमने यहाँ पर देखी। आई होप एंड आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू एनी डाउट इन दिस लेक्चर यू कैन कॉमेंट एंड यू कैन आस्क, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई डाउट होगा, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग आई एक्सप्लेन वेरी वेल। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, देन यू कैन कॉमेंट, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।